मित्रों नमस्कार। इस टॉपिक में हम लोग ऐतिहासिक स्रोत पढ़ेंगे। इतिहास के भारतीय इतिहास के ऐतिहासिक स्रोत। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। बीते हुए युग की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है। बीते हुए युग की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिए। ऐतिहासिक स्रोत, भौगोलिक स्रोत, सामाजिक स्रोत, राजनैतिक स्रोत। तो ऐतिहासिक स्रोत जो बीत गया है वह क्या हुआ? ऐतिहासिक स्रोत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। दूसरा आंसर है, पुरातात्विक स्रोत की तुलना में साहित्यिक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत दोनों एक समान प्रमाणित होते हैं। साहित्यिक स्रोत की तुलना पुरातात्विक स्रोत से नहीं की जा सकती। इसमें ध्यान दीजिए, साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। पहला क्वेश्चन सही है। साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। किस वेद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? लगभग सभी के नॉलेज में होगा। किस वेद में वैदिक युग की संस्कृत के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता? श्रुति ग्रंथ। ध्यान दीजिएगा, संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद, पुराण। तो संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद ये तीनों जो हैं श्रुति ग्रंथ के अंग माने जाते हैं। पुराण इसमें नहीं माना जाता। पुराण सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है, और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलभ्य है, अर्थात नहीं है? तो महाभारत। महाभारत जो है यह दावा करता है कि जो इस ग्रंथ में है वह विश्व में है, और जो नहीं है वह अलभ्य है, अर्थात वो नहीं मिलता संसार में। आगे देखें भैया, त्रिपिटक ग्रंथ है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, वह कौन सा है? देखो, त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ में पाया जाता है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। तो यह बौद्ध ग्रंथ में। जातक किसका ग्रंथ है? जातक। जातक किसका ग्रंथ है? बौद्धों का। जातक भी बौद्ध ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन, मिलिंद पन्हों, मिलिंद के प्रश्न, पन्हों मतलब प्रश्न, मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? तो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? ध्यान दीजिए, यह नागसेन के, किसके? नागसेन के जो भिक्षु थे वो नागसेन थे। आइए आगे, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है यह मैकियावेली के प्रिंस से तुलना इसकी की जा सकती है। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो राजनीतिक, कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है वो राजनीतिक नीतियों के लिए जाना जाता है। राजनीतिक नीतियों
के लिए जाना जाता है, तो राजनीतिक नीतियाँ पर प्रकाश डाला गया है। कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है? कई बार क्वेश्चन में आ चुका है। कल्हड़ की पुस्तक का नाम, तो कल्हड़ की पुस्तक का नाम है राज तरंगिणी। क्या नाम है? राज तरंगिणी। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत बार आ चुका है। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह महर्षि पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। महाभाष्य के रचनाकार, अगला क्वेश्चन है, महाभाष्य के रचनाकार हैं तो कौटिल्य, पतंजलि, कालिदास, भारवी। महाभाष्य किसकी रचना है? यह पतंजलि की है। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था। मालविकाग्निमित्र के नाटक का नायक कौन था? तो मालवी और अग्निमित्र दो थे, मालविका और अग्निमित्र। तो अग्निमित्र नायक था और मालविका नायिका थी। अगला, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। हर्षचरित यह बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, विक्रमाचरित के रचनाकार का नाम बताइए। विक्रमांक चरित के रचनाकार, तो विक्रमांक चरित जो है वो बिल्हड़ की रचना है। किसकी है? बिल्हड़ की रचना। ध्यान रखिएगा, वि से बिल्हड़, विक से विक्रमांक चरित। ध्यान रखिए, चंद बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ लगभग सबके दिमाग में होगा। तो चंद बरदाई जो इनका प्रथम महाकाव्य भी कहा जाता है हिंदी में, सबसे प्रथम महाकाव्य जो है हिंदी का पृथ्वीराज रासो को ही कहा जाता है और इसके रचयिता भी चंद बरदाई हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18वां, निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? आने वाला इतिहासकार नहीं था। निर्याकस, यह भी आया था सिकंदर के साथ। उसके बाद एनासिक्रिटीज, यह भी आया था। अरिस्टोबुल्स, यह भी आया था। हेरोडोटस जो था, यह इतिहासकार सिकंदर के साथ नहीं आया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हेरोडोटस। अगला क्वेश्चन है भैया, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? वो किया था मेगास्थनीज ने। किसने किया था? मेगास्थनीज ने। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम। बहुत ही सरल है और कई बार आया है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की। अगला क्वेश्चन, जियोग्राफिया की रचना किसने की? जियोग्राफिया की रचना किसने की? तो हेरोडोटस, मेगास्थनीज, स्ट्रैबो, प्लिनी। तो किसने की थी जियोग्राफिया की? स्ट्रैबो ने की थी। स्ट्रैबो। अगला, प्लिनी की पुस्तक का नाम है। प्लिनी की पुस्तक, तो प्लिनी की पुस्तक जो है नेचुरलिस हिस्टोरिया है। कौन सी है? नेचुरलिस हिस्टोरिया। अगला क्वेश्चन, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की? पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की? तो अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। किसने की थी? अज्ञातनामा यूनानी लेखक। फायान कहाँ का निवासी था?
बहुत ही सरल क्वेश्चन है। फाह्यान कहाँ का निवासी था? तो फाह्यान चीन देश का निवासी था। कहाँ का निवासी था? चीन देश का निवासी था। फाह्यान किसके शासनकाल में भारत आया था? उसी पर यह क्वेश्चन फिर है, फाह्यान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाह्यान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, हर्षवर्धन के समय में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन, ह पे हर्षवर्धन है, ह पे ह्वेनसांग, ध्यान रखिएगा, ह्वेनसांग भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था? रुहमा शब्द से संबोधित किया था, तो पाल साम्राज्य को, पाल साम्राज्य को रुहमा शब्द कहकर संबोधित किया था। अलबेरुनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अलबेरुनी, अलबरुनी, अलबेरुनी दोनों लिखा होता है। तो अलबेरुनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो महमूद गजनवी के, अलबरुनी महमूद गजनवी के शासनकाल में इतिहासकार था। यात्री इब्न तूता कहाँ से आया था? यात्री इब्न तूता, यात्री इब्न तूता कहाँ से आया था? तो यात्री इब्न मोरस्को से आया था। कहाँ से आया था? मोरस्को से। दक्षिण अफ्रीकी यात्री, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न तूता किसके शासन काल में भारत आया था? किसके शासन, मोरस्को तो आया था, लेकिन किसके शासन काल में आया था? ये देखना है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। आगे देखें, दक्षिण अफ्रीकी यात्री, अच्छा है तो हो गया, 2 बार रिवीजन हो गया है, रिपीट हो गया है यह क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रजाक 1443 से 1444 ईस्वी ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1443 से 44 ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो देवराज द्वितीय के, किसके? देवराज द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी अब्दुल रज्जाक ने। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? ध्यान दीजिए, 1861 ईस्वी में। कब हुई थी? 1861 ईस्वी में हुई थी तो पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना। भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में कौन है? तो भारतीय पुरातत्व जनक के रूप में अलेक्जेंडर कनिंघम है। कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम है। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दयाराम साहनी थे, इन्होंने खोज किया था। तो आगे, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया, देखें ध्यान से। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने वाले जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। जब खोज, यह कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने वाले में जिन 2 भारतीय का नाम जुड़ा है वह हैं
राखाल दास बनर्जी और दयाराम साहनी, अर्थात दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी। अगला, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, कौन थे? सर जॉन मार्शल। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो न्यूमिस्मेटिक्स सिक्कों व धातुओं का अध्ययन करना है। सिक्कों व धातुओं का अध्ययन करना है, न्यूमिस्मेटिक्स। आगे ध्यान दें, एशिया माइनर स्थित बोगाज-कोई का महत्व इसलिए है कि एशिया माइनर, ध्यान रखिए, एशिया माइनर स्थित बोगाज-कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ से, पहला ही क्वेश्चन सही है, वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए उनके चार वैदिक देवताओं कौन कौन? इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य का उल्लेख मिलता है। यही बोगाज-कोई है। अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कई बार यह भी क्वेश्चन आया है, रिपीट हुआ है। जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला अंग्रेज था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? तो प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि। जितने भी अशोक के अधिकांश अभिलेख हैं वह प्राकृत भाषा में हैं और ब्राह्मी लिपि में हैं। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारत में 42वां क्वेश्चन देखेंगे कि कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक एवं आर्माइक, दो भाषाएं हैं, तो द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं भैया? देखें, सर ए कुना से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कांधार, उसी को कांधार कहा जाता था, सर ए कुना। अगला क्वेश्चन है, अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान में है एवं शहबाजगढ़ी, यह भी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? अशोक के मनसेहरा एवं शहबाजगढ़ी से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि, हिंदी में इसी को गधे के होठ वाली लिपि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 44 नंबर, ध्यान दीजिए, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? दाईं से बाईं ओर। प्राचीन भारत में तो कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? यह है खरोष्ठी लिपि। खरोष्ठी लिपि, खर माने गधा, होष्ठ इसलिए हिंदी में इसे गधे के होठ वाली भी लिपि कहा जाता है। आइए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है। हेलियोडोरस का बेसनगर अभिलेख संदर्भित है, किसमें संदर्भित है? केवल वासुदेव में, केवल वासुदेव से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा यह अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है, हाथी गुम्फा। आगे देखें भैया,
सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? तो किस राजा द्वारा जारी किया गया? शक क्षत्रप रुद्रमन द्वारा। किसके द्वारा? शक क्षत्रप रुद्रमन द्वारा। अगला क्वेश्चन है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? जो काव्य शैली है, काव्य लिखने का, तो यह प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है? तो यह रुद्रदमन के अभिलेख से मिलता है। किसके अभिलेख से मिलता है? रुद्रदमन के अभिलेख से। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, ध्यान दें, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? तो ध्यान दीजिए, महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, इसमें दोनों का वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, समुद्रगुप्त, कौन सा क्वेश्चन है? 50वां क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपस्थित है? तो यह कहाँ के उपस्थित है भैया? प्रयाग के। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का उल्लेख हरिशरण ने किस शासक का दरबारी कवि था? प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक जो था, प्रयाग प्रशस्ति का, जिसका नाम हरिशरण था, वह किस शासक का दरबारी कवि था? तो समुद्रगुप्त का। प्रयाग प्रशस्ति का अगर लेखक पूछ लिया, अभिलेख कौन था, तो हरिशरण था। अब आइए आगे देखते हैं, महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? महरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ? तो किस सदी में यह हुआ? चतुर्थ सदी में। किस सदी में हुआ? चतुर्थ सदी में। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के महरौली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? दिल्ली के महरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध जो लौह स्तंभ है, वह किसकी स्मृति में है? वह चंद्र की स्मृति में है। किसकी स्मृति में है? चंद्र की स्मृति में है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? तो एरण अभिलेख में मिलता है। कहाँ मिलता है? एरण अभिलेख में। एरण अभिलेख। अगला ध्यान दें, एरण अभिलेख में। उसके बाद है, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरण अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। किससे है? भानुगुप्त से। लास्ट वाला क्वेश्चन डी सही है। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।